ऑब्जेक्ट एंड सालिएंट फीचर ऑफ आर्बिट्रेशन एंड काउंसिलेशन एक्ट 1996, यानी कि आर्बिट्रेशन एंड काउंसिलेशन एक्ट के उद्देश्य और विशेषताएं, यानी मध्यस्थम और सुलह अधिनियम के उद्देश्य और विशेषताएं। यानी कोई भी विधि बनाने का निश्चित रूप से कोई न कोई उद्देश्य होता है और उसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विधि बनाई जाती है। इसी तरह से कोई भी विधि बनाई जाएगी तो उसकी कुछ न कुछ विशेषताएं होंगी। जैसे आप खाना खाते हैं तो खाना किस लिए खाते हैं, खाना खाने का उद्देश्य क्या है कि भूख को मिटाना, शरीर को पोषण देना, शरीर को ताकत देना। और खाने की विशेषताएं भी होंगी अपने आप में। कोई खाना चटपटा हो सकता है, कोई खाना तीखा हो सकता है, कोई मीठा हो सकता है, तो उसकी अपनी एक विशेषता होती है। तो इसी तरह से अगर हम आर्बिट्रेशन एक्ट की बात करें तो इसके भी कुछ न कुछ उद्देश्य रहे होंगे बनाने के, और निश्चित रूप से इसकी कुछ विशेषताएं होंगी। तो उसी पे चर्चा करेंगे हम लोग आज के इस वीडियो में। आप देख रहे हैं न्यायिक दृष्टि, मैं पवन। तो यदि बात की जाए इस अधिनियम की, यानी 1996 के अधिनियम की, तो इस अधिनियम के पहले जो विधि थी वो 1940 का अधिनियम था, आर्बिट्रेशन एक्ट 1940। और इसके साथ ही एक एक्ट 1937 का था, और दूसरा एक्ट था फॉरेन अवार्ड्स रिकॉग्निशन एंड इन्फोर्समेंट एक्ट 1961। तो इन तीनों अधिनियमों की विसंगतियों को दूर करने के लिए तथा समय के साथ इनको जोड़ना, समय के साथ अपडेट करना, ये मुख्य उद्देश्य था। क्योंकि अब 1940 के एक्ट के बाद देश स्वतंत्र हो चुका था, संविधान लागू हो चुका था, तो निश्चित रूप से उसके अनुरूप भी विशेषताएं इसकी होनी चाहिए थी। और इसके साथ ही साथ अगर हम वैश्विक स्तर पे बात करें तो यूएन सिट्राल आ चुका था, यानी यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ आ चुका था। तो इसके अनुरूप भी भारतीय विधि को लाना था, उसके अनुरूप भी भारतीय विधि को बनाना था। तो इन उद्देश्यों को अचीव करने के लिए ये एक्ट लाया गया 1996। और जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि संविधान के अनुरूप भी होना चाहिए था इसे। तो संविधान में भी अनुच्छेद 51 के डी में ये बात कही गई है कि राज्य प्रयास करेगा कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों का, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा आर्बिट्रेशन के माध्यम से हो। तो यानी ओवरऑल आप देखें तो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सभी स्तरों पे तथा समय के साथ जो अपडेट थे उनको शामिल करने के लिए ये अधिनियम लाया गया। अब इसके ऑब्जेक्ट्स की बात की जाए तो मेन जो ऑब्जेक्ट्स इसके खुद प्रियम्बल में दिए गए हैं, यानी एक्ट के ही प्रियम्बल में जो ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं उसमें क्या कहा गया है, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ एक्ट इज कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू, यानी कि विधि का समेकन करना, यानी इकट्ठा करना सभी विधियों को। यानी जैसा कि आपने ऊपर देखा कि 3 एक्ट थे, अब उनको एक एक्ट बना दिया गया। और जहाँ कहीं आवश्यक हो उसमें परिवर्तन भी करना, यानी संशोधन करना, और उसको एक स्थान पे यानी यूनिफॉर्म रूप देना, कोडिफाई करना। किन किन विधियों को, तो डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन के संबंध में, इंटरनेशनल कॉमर्शियल एंड बिजनेस आर्बिट्रेशन के संबंध में, इन्फोर्समेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय या विदेशी आर्बिट्रल अवार्ड को लागू करने के संबंध में, टू डिफाइन द लॉ रिलेटिंग टू कंसलिएशन एंड मैटर्स दैट आर कनेक्टेड देयर विथ एन इंसिडेंटल देयर टू, यानी कि सुलह की विधि जो है उसको परिभाषित करना और उससे संबंधित अन्य मामलों को परिभाषित तथा वर्णित करने के लिए ये अधिनियम लाया गया। और इसके अतिरिक्त इस अधिनियम में कही गई इन बातों के अलावा यदि उस बिल में जो ऑब्जेक्ट पेश किए गए थे उस बिल के अनुसार अगर बात की जाए तो टू इंश्योर दैट रूल्स आर लेड डाउन फॉर इंटरनेशनल एज वेल एज डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन, यानी कि घरेलू माध्यस्थम तथा विदेशी माध्यस्थम के साथ साथ सुलह के से संबंध में विधि का प्रावधान करना इसका उद्देश्य था। सुनिश्चित करना, ये सुनिश्चित करना कि इसकी जो प्रक्रियाएं होंगी वो न्यायपूर्ण हों, निष्पक्ष हों, प्रभावी हों तथा किसी निश्चित आर्बिट्रेशन की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली हों। यह सुनिश्चित करना कि ट्रिब्यूनल निर्णय जो दे या अवार्ड जो जारी करे वो उसके पीछे तर्क हो, तार्किकता के साथ वो निर्णय दिया जाए। यह सुनिश्चित करना कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो हो वो एक निश्चित परिसीमा के भीतर कार्य करे, यानी जो उसकी अपनी परिसीमाएं हैं, सीमाएं हैं,
वो भी बरकरार रहें और न्यायालय की जो अपनी परिसीमाएं हैं वो भी बरकरार रहें। इसके बाद न्यायालय के हस्तक्षेप को मिनिमाइज करना, कम से कम करना, ये सुनिश्चित करना, और जो अंतिम अवार्ड दिया जाता है वो कोर्ट न्यायालय के डिक्री के समान लागू किया जा सके, ये सुनिश्चित करना, तथा इंश्योर दैट द सेटलमेंट एग्रीमेंट रीच्ड बाय पार्टीज एज रिजल्ट ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग, यानी अगर कंसिलिएशन होता है, कंसिलिएशन का जो रिजल्ट आता है उसको भी आर्बिट्रल अवार्ड की तरह से या कोर्ट की डिक्री की तरह से फॉलो किया जाए या कराया जाए, ये सभी सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। टू ट्रीट अवार्ड गिवन इन ए फॉरेन कंट्री, यानी अगर विदेश में भी कोई अवार्ड दिया जाता है तो भारत में उसे लागू किया जा सके, जैसा कि जिनेवा कन्वेंशन और न्यूयॉर्क कन्वेंशन के द्वारा दिए गए अवार्ड को लागू करने की बात की गई है। तो इस संबंध में ये मुख्य उद्देश्य थे। बिल में जो बिल पेश किया गया था पार्लियामेंट में, वहाँ पे ये उद्देश्य उसके बताए गए थे, और ऊपर जो प्रियम्बल में यानी एक्ट के प्रियम्बल में जो बातें की गई हैं वो मुख्य 4 उद्देश्य आपने देखे। अब अगर इसकी विशेषताओं की हम लोग बात करें तो इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, और आप जब देखेंगे विशेषताओं को तो कभी कभी ये आपको उद्देश्यों से ओवरलैप करता हुआ भी दिखेगा, यानी मिलता जुलता सा ये दिख सकता है आपको। क्यों दिख सकता है? यदि आप खाने की, भोजन की बात करें तो खाना स्वादिष्ट होना चाहिए, ये उसकी विशेषता है, और उद्देश्य भी है भोजन का कि वो स्वादिष्ट हो, वो पाचक हो, वो फूड सप्लीमेंट यानी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे शरीर को। तो कभी कभी ये ओवरलैप आपको दिख सकता है, और जब आपसे साइलेंट फीचर पूछा जा रहा हो, विशेषताएं पूछी जा रही हैं, तो कहने का तरीका अलग होगा मेनली, अगर आप ध्यान दें, बाकी वो चीज़ें एक दूसरे पे ओवरलैप कर सकती हैं। अब जैसे कहने का ऊपर तरीका क्या था कि टू टू एंश्योर, यानी यह सुनिश्चित करना, यानी हम इसलिए ये विधि बना रहे हैं कि ये सुनिश्चित हो सके कि ये विधि ऐसा कार्य करेगी, यानी आने वाले समय में आप उससे अपेक्षा कर रहे हैं। और विशेषता का मतलब कि अब चूंकि विधि बन चुकी है तो उसमें ये विशेषताएं हैं, ये आपके कहने का तरीका होगा, ये डिफरेंस होगा। अब यहाँ क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं? रिप्लेसमेंट टू 3 ओल्ड स्टैट्यूट, जैसा 3 अधिनियमों का नाम हम लोगों ने, 3 विधियों का नाम लिया, तो उन विधियों को रिप्लेस करना इसका मुख्य उद्देश्य था। और किसके संबंध में? तो वही कॉन्सिलिएशन, इसके बाद आर्बिट्रेशन, और आर्बिट्रेशन भी 2 तरह का, एक घरेलू और एक विदेशी। अब इसके बाद नेसेसिटी ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, यानी कि इसमें आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को अनिवार्य कर दिया गया, और इस पे जोर दिया गया कि यदि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होगा तो ऐसे मामलों को आर्बिट्रेशन में ले जाया जा सकेगा। सामान्य जो हमारे ट्रेडिशनल कोर्ट हैं उनमें ऐसे मामले नहीं जाएंगे। अप्लीकेशन टू डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, यानी इस अधिनियम की ये विशेषता है कि ये घरेलू मामले पे भी लागू होता है और अंतर्राष्ट्रीय मामले पे भी लागू होता है। प्रोसीजरल एडवांटेज, यानी इसकी प्रक्रियात्मक विशेषता या फ़ायदे क्या हैं? तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल हैज़ फुल पावर टू डिसाइड द प्रोसीजर, यानी अपने प्रक्रिया को ये खुद निर्धारित करता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये सीपीसी की प्रक्रिया और साक्ष्य विधि की प्रक्रिया से पूरी तरह से बाध्य नहीं है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, और अपनी प्रक्रिया वो स्वयं भी निर्धारित कर सकता है और उसके अनुसार कार्य कर सकता है। यानी कि सीपीसी और साक्ष्य विधि की जटिलताओं से ये बाध्य नहीं है। पार्टी ऑटोनॉमी, यानी यहाँ पक्षकार पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं, वो अपने स्वयं के निर्णय ले सकते हैं अपने प्रक्रिया के बारे में, अपने सारी और भी बातों के बारे में। और इसी संबंध में एक्ट में बार बार क्या वर्डिंग यूज़ की गई है? विथ द एग्रीमेंट ऑफ पार्टीज, यानी कि पक्षकारों के करार के अधीन रहते हुए। इफ़ द पार्टीज इन डिस्प्यूट हैव एक्सप्रेसली अथराइज्ड, यानी कि विवाद के पक्षकारों ने ऐसा प्राधिकृत किया हो, यानी कि पक्षकारों पे ये डिपेंड करेगा, पक्षकारों के करार पे डिपेंड करेगा, पक्षकारों की मर्जी पे डिपेंड करेगा। ये वर्ड यूज़ करने का मतलब, या सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टीज़, तो इसका मतलब कि ये पक्षकारों की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। अब इसके बाद मिनिमल इंटरफेरेंस ऑफ जुडिशरी, यानी इस आर्बिट्रेशन एक्ट में जुडिशरी की भूमिका को बहुत ही कम कर दिया गया है, और वहीं पे इसकी भूमिका को रखा गया है जहाँ बहुत आवश्यक हो। आर्बिट्रल अवार्ड, डिसीजन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इज टर्म्ड एज आर्बिट्रल अवार्ड, यानी कि जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल होगा उसके जो डिसीजन होंगे उनको हम आर्बिट्रल अवार्ड के नाम से जानते हैं, और इसको उसी तरह से इन्फोर्स किया जाता है जैसे कोर्ट की डिक्री को इन्फोर्स किया जाता है। ऐसे आर्बिट्रल अवार्ड के पीछे तर्क बताए जाएंगे, कारण बताए जाएंगे, यानी सकारण निर्णय दिया जाएगा। लेकिन यदि पक्षकार एग्री करते हैं तो बिना कारण बताए भी डिसीजन दिया जा सकता है।
एनफोर्सेबिलिटी ऑफ अवार्ड, यानी इस अवार्ड को लागू कैसे किया जाएगा, तो सेम उसी तरह से लागू किया जाएगा जैसे कि किसी कोर्ट की डिक्री को लागू किया जाता है या उसको एग्जीक्यूट किया जाता है या उसको निष्पादित किया जाता है। ओवर राइडिंग इफेक्ट ऑफ द एक्ट, यानी सेक्शन 5 क्या कह रही है कि किसी दूसरी विधि में किसी बात के होते हुए भी other law for the time being in force in matters governed by the act, the judicial authority can intervene only as provided in this act and not under any other law। यानी किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी न्यायालय आर्बिट्रेशन के मैटर में तभी हस्तक्षेप करेगा जब ऐसा कुछ इस अधिनियम में कहा गया हो, अन्यथा न्यायालय आर्बिट्रेशन के मैटर में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो इसका मतलब कि आर्बिट्रेशन एक्ट को ओवरराइडिंग इफेक्ट मिला हुआ है, ये दूसरी विधियों के अधीन नहीं है बल्कि इसके अधीन दूसरी विधियां होंगी। यदि इसमें कोई बात कही गई हो स्पष्ट रूप से तो दूसरी विधियां उस कही गई बातों पे प्रभाव नहीं डालेंगी। अप्लीकेबिलिटी ऑफ द लिमिटेशन एक्ट, यानी अगर लिमिटेशन एक्ट की बात की जाए तो लिमिटेशन एक्ट जनरल एक्ट है, वो सभी पे लागू होता है, लेकिन उनमें भी आर्बिट्रेशन एक्ट स्पेशल एक्ट है और ये अपने बारे में सभी तरह की बातें करता है। तो लिमिटेशन एक्ट पूरी तरह से आर्बिट्रेशन एक्ट पे लागू नहीं होता है, लेकिन कुछ मामलों में लागू होगा जहां कहीं भी इसमें या तो लैक होगा, यानी कोई बात स्पष्ट रूप से कही नहीं गई होगी, या लिमिटेशन एक्ट को लागू करने की बात कही गई होगी, तब लिमिटेशन एक्ट लागू हो जाएगा। इफ़ द आर्बिट्रेशन अवार्ड इज सेट असाइड बाई कोर्ट, यानी ये कहा जा रहा है कि अगर आर्बिट्रेशन अवार्ड को सेट असाइड कर दिया गया तब लिमिटेशन एक्ट के प्रावधान लागू हो जाएंगे और आर्बिट्रेशन में जितना समय व्यतीत हुआ है उस समय को बाहर करते हुए, एक्सक्यूज देते हुए पार्टी के लिमिटेशन को कंसीडर किया जाएगा। इस रूप में लिमिटेशन एक्ट लागू हो जाएगा। अदरवाइज अगर मान लीजिए कि आर्बिट्रेशन एक्ट में किसी बात के लिए 30 दिन का टाइम दिया गया है तो लिमिटेशन एक्ट के तहत इस टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाया नहीं जा सकता, आर्बिट्रेशन एक्ट का लिमिटेशन एक्ट माना जाएगा। अलाइनिंग प्रोसीजर विद द UN सिट्रॉल मॉडल लॉ, जैसा के ऊपर हम लोगों ने बात की कि इंटरनेशनल लॉ को यहाँ पे काफ़ी महत्व दिया गया है और उसके अकॉर्डिंग इसको ढालने की कोशिश की गई है, ये भी एक इसकी विशेषता है। क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन, यानी कि आर्बिट्रेशन को बिल्कुल अलग रखा गया है, कॉन्सिलिएशन को अलग रखा गया है और दोनों के प्रोविज़न अलग अलग बनाए गए हैं। यानी पार्ट 1 में डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन की बात की गई है और इसमें अध्याय 1 से 9 तक है, जब और अगर धारा की बात की जाए तो धारा 2 से लेकर 43 तक, और पार्ट 3 में कॉन्सिलिएशन को शामिल किया गया है, यानी धारा 61 से 81 तक कॉन्सिलिएशन को बिल्कुल अलग पार्ट में रखा गया है। और इस रूप में अगर देखा जाए तो कॉन्सिलिएशन को भी अब इसमें स्थान दिया गया। और कॉन्सिलिएशन का मतलब क्या है, किसी थर्ड न्यूट्रल पर्सन के द्वारा पक्षकारों में समझौता कराने की कोशिश करना, और यदि पक्षकारों में समझौता हो जाता है तो उस न्यूट्रल पर्सन द्वारा उस पर हस्ताक्षर करके उसको वेरीफाई अथॉरिटी दे दी जाती है। अब इस रूप में, यानी आपने अभी उद्देश्य देखा, इसका विशेषताएं आपने देखी, और अब इसको अगर केस लॉ के माध्यम से देखने की कोशिश की जाए तो मेसर्स सेंट्रो ट्रेड मिनरल्स एंड मेटल वर्सेस हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ये 2006 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, यानी बेनिफिशियल फीचर्स की बात की सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फेयर रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट बाय एन इम्पार्शियल ट्रिब्यूनल विदाउट एनी अननेसेसरी डिले एंड और एक्सपेंस, यानी बिना किसी अतिरिक्त खर्च या अननेसेसरी डिले के यहाँ पे पक्षकारों के बीच निर्णय होता है, यानी उनके मामले का समाधान होता है। पार्टी ऑटोनॉमी होती है इसमें, और पार्टी ऑटोनॉमी को ही पैरामाउंट सब्जेक्ट माना जाता है, यानी उसको वरीयता दी जाती है पक्षकारों की स्वतंत्रता को। और सेफ गार्ड्स एज द नेसेसरी इन पब्लिक इंटरेस्ट, केवल पब्लिक इंटरेस्ट में ही इसमें कुछ सुरक्षात्मक उपाय किए गए हैं। एंड आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इज एंजॉयड विद द ड्यूटी ऑफ एक्ट फेयरली एंड इम्पार्शियली, यानी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के ऊपर ये दायित्व होता है कि वो निष्पक्षता के साथ कार्य करे। दूसरा केस इससे रिलेटेड फ्यूएस्ट डे लॉसन लिमिटेड वर्सेस जिंदल एक्सपोर्ट लिमिटेड, ये 2011 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ऑब्जर्व दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट इज टू प्रोवाइड ए स्पीडी एंड अल्टरनेटिव सोल्यूशन टू द डिस्प्यूट एंड अवॉइड प्रोट्रैक्शन ऑफ लिटिगेशन, यानी कि यहाँ पे किसी भी विवाद का जो समाधान है वो त्वरित तरीके से और एक वैकल्पिक समाधान प्रदान किया जाता है। द प्रोविजन ऑफ द एक्ट हैव टू बी इंटरप्रेटेड अकॉर्डिंगली, और उसी के अनुरूप
जो अधिनियम है उसके प्रावधान बनाए गए हैं और उनका निर्वचन किया जाना चाहिए, इसी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए। अब इस रूप में आपको अगर मेंस की आंसर राइटिंग करनी है तो इसी तरह से इसी सीक्वेंस में आप लिखेंगे इसमें। अगर आपका जो क्वेश्चन है वो छोटे मार्क्स का यानी कम मार्क्स का है तो आप थोड़े से इसका विस्तार कम कर देंगे, अदरवाइज इसी विस्तार में इसी तरीके से आप लिखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहें। लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको कोई सजेशन हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।